बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फोर कॉर्नर्स विद तारर। मैं हूं शाज़िया नैयर, मेरे साथ साजिद तारर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। थैंक यू शाजिया, थैंक यू। साजिद साहब, आज के प्रोग्राम में हम लोग पाकिस्तान की सियासत के ऊपर तो बात करेंगे, लेकिन हम लोग डिजिटल इंडिया के हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं प्रोग्राम में शामिल करना चाहूंगी, अदालत की जानिब से इमरान खान साहब को तलब किया गया, बार बार तलब किया गया, और अदालतें जो है वो शाम 7 बजे तक जजेस साहिबान बैठ कर इंतजार करते रहे कि इमरान खान साहब कब अदालत में तशरीफ लेकर आएंगे। और अदालत के दरवाजे से लेकर सिर्फ अदालत हाजिरी तक का जो रास्ता था, जो कि सिर्फ 5 मिनट का था, उसमें 1 घंटे का टाइम लगा। जबकि दूसरी जानिब हम देखते हैं कि शायद खाकान अब्बासी अदालत में हाजिरी के लिए रास्ते में है, और अदालत की जानिब से नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो जाते हैं। अदालतों का ये दोहरा मयार पाकिस्तान में हर वक्त देखने में आता है। गरीब आदमी जो है वो अपने केसेस की सुनवाई के लिए कई कई साल इंतजार करता है, लेकिन उम्रा के लिए और एक खास तबके के लिए अदालतों का रवैया कुछ और है। मैं चाहूंगी इसके ऊपर आप रोशनी डालिए। शाजिया, आजकल पाकिस्तानी अदालतें काफी खबरों में हैं। लोग उसको कई लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बिलखसूस इसमें कई रिटायर्ड जजेस भी हैं जो इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जो अदालतें हैं वो मुतनाज़ा होती जा रही हैं, वन साइडेड होती जा रही हैं, और उनके बारे में जो अफवाहें हैं या हकीकतें हैं, ये इस वक्त हर इंसान के ज़द ज़बान है। इसमें बिलखसूस जो अगले दिन मुजाहरा किया है पीटीआई ने, जिस तरीके से हाई कोर्ट गए हैं, बल्कि उसके बारे में एक रिटायर्ड जज हैं हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा है कि इससे तो बेहतर था कि जजेस जो हैं वो ज़मान पार्क चले जाते, बजाय कि उनको वहां पे बुला के और सारा ये एक शो किया गया। अदालत के अंदर ये अदालती हाजिरी नहीं थी, एक पॉलिटिकल शो था। लग रहा था जैसे अदालत के अंदर ये जलसा किया गया है। इसके ऊपर लग रहा था जिस तरह वोटिंग कैंपेन है, एक किसी की शख्सी उसको उजागर करने की कोशिश की गई है, उसका कद और बड़ा करने की कोशिश की गई। और उसके बाद दोनों केसेस में जमानत के बाद जो भंगड़े और डांस जो जमान पार्क में हुए हैं, ये बिल्कुल एक अजीब सी सूरत हाल थी। इसको लॉ एंड जस्टिस नहीं कहा जा सकता इसको। और इसी तरह इसी के साथ मिलते जुलते जब हम अदालतों की बात कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं जिनके बारे में वो कहते थे कि वो आईनी भगवान है, उनके बारे में भी कई स्कैंडल निकल रहे हैं। मैं मुसलसल पढ़ रहा हूँ कि खबरों के अंदर उनके को प्लाट की खरीदारी हुई है, 50 करोड़ के प्लाट की खरीदारी। और मैं हैरान होता रहता हूँ, खासकर आप अदालतों की बात कर रहे हैं। पिछले दिनों अता तारड़ साहब ने ट्वीट एक किया, पता नहीं है वो बात कितने हद तक ठीक है, कि डोगर साहब जो बहाल किए गए इस्लामाबाद में ना लाहौर में, वो 70 करोड़ के एक घर के अंदर उनकी रिहायश है। अगर ये देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है आपकी अदालतों पे, आपके लॉ इन्फोर्समेंट पे, पाकिस्तान के अंदर अदालत इंसाफ के सिलसिले के लिए। और मैं समझता हूं जिस तरह पाकिस्तान के कई और अदारे इस वक्त कंट्रोवर्सल हैं, अब अदालतें, एस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी सारे उसके जद में आती नजर आ रही है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि 22 अफसरान का नाम लिया जा रहा है बार बार पीटीआई की तरफ से कि अगर ये इलेक्शन के अंदर हुए तो ये पीटीआई को नुकसान पहुंचाएंगे। और उनको कहा जा रहा है कि जिस तरह नैब के जो राजा साहब हैं उन्होंने इस्तीफा दिया है, इसी तरह ये 22 लोग भी इस्तीफे दे के तो साइड पे हट जाए। इनको ये याद नहीं है कि जब परवेज लाई साहब आए थे तो उन्होंने 36 अफसरान उनको फारिग कर दिया था, और उसके बाद वो मुसलसल जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से अफसरान आते थे उनको वो एक्सेप्ट नहीं करते थे, और पीसीएस अफसर, पंजाब सिविल सर्विस के लोगों को उनके जरिए पंजाब चलाते रहे। तो ये डबल स्टैंडर्ड है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ 2-2, 4-4 कानून बन चुके हैं, 2-2, 4-4 किस्म की ब्यूरोक्रेसी तैयार हो चुकी है। मुझे पहले भी एतराज था, मैं जिस तरह हमेशा आपके साथ ये बात करता रहा हूं कि हमारे ज्यादातर सीएसएस अफसरान डॉक्टर हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हैं, जो कि ज्यादती है मेरी नजर में, कि उनका फील्ड मेडिकल है, लेकिन वो अपने रट्टा लगाने की जो स्किल्स हैं उसको यूज करके वो डीएमजी ग्रुप में आ जाते हैं। एक अजीब सी खिचड़ी बन जाती है, फिर करप्शन में इन्वॉल्व हो जाती हैं चीजें। तो मुझे पहले भी इन चीजों पे एतराज है, लेकिन मुझे पहले भी एतराज ये होता था कि दो पार्टियों के अलग अलग अफसरान होते थे। ब्यूरोक्रेसी के अपने अपने ग्रुप थे, पीपल्स पार्टी के अपने अफसरान थे, नून लीग के अपने अफसरान थे। जब वो पावर में आते थे उनको ओएसडी बना दिया जाता था, फिर उनको उनकी मर्जी की जगह पे लगा के उनके स्कैंडलों को प्रोटेक्शन दी जाती थी। अब 3 किस्म के ग्रुप इस पर नजर आ रहे हैं। अब तीसरा ग्रुप पीटीआई के अफसरान का भी सामने आ रहा है। तो ये किस किस्म की सोसाइटी है, किस किस्म का लॉ एंड ऑर्डर है,
किस किस्म की ये सिविल सर्विस है, मेरी समझ से बाहर है। आज मेरा ख्याल में ये ज्यादती है। और अदालतों के बारे में पहले भी शकूक मौजूद हैं। जिन अदालतों की हम बात कर रहे हैं उनका नंबर दुनिया में 139 में से 130वां नंबर है, 130वां नंबर है आपका। तो मेरे ख्याल में अगर यही हालात रहे तो आप 139 पे आ जाएंगे। मेरे ख्याल में वो बईद नहीं है। ये इंसाफ की चाहिए फराहमी में। जी, को चाहिए जो भी इस वक्त ताकतवर चीज है पाकिस्तान के अंदर, जो अदारा जो भी इन सिस्टम को चला रहा है, उनको चाहिए कि सोसाइटी लॉ एंड ऑर्डर के बगैर, इंसाफ के बगैर सर्वाइव नहीं कर पाती। नेशनलिज्म के बाद दूसरा नंबर मैं समझता हूँ लॉ एंड ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है सोसाइटी के लिए। अदालतों को अपने आप को क्लैरिफाई करना चाहिए, जो बड़ा बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ ये सारा सिस्टम एक दूसरे के रिश्तेदार है। मैं एक अजराए मजाक ये कहता हूँ, ये साले और बेनोई की गेम है। एक साला एक जगह पे फिट है, बेनोई दूसरी जगह पे फिट है, और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। इंसाफ मैं ज्यादती समझता हूँ। एक मेरे ज़हन में जो एक बात जो मैं मुसलसल सोचता रहता हूँ कि हमारी ब्यूरोक्रेसी क्या है। हमारी ब्यूरोक्रेसी पहले जो थी ज्यादातर ब्रिटिश एजेंटों के लड़के जो जिनको ऑनररी मैजिस्ट्रेट बनाया जाता था, हम पहले वो ब्यूरोक्रेसी थी। उसके बाद CSS आया सामने, और उसमें मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग आने शुरू हो गए। आज क्या होता है, हमारे हाई स्कूलों के, प्राइमरी स्कूलों के बच्चे जो होते हैं, जो लोअर मिडिल क्लास से होते हैं, वो CSS करते हैं, लेकिन फिर शादियां बड़े घरों में करते हैं। फिर सारी जिंदगी अपनी बेगमात के खर्चे पूरे करने के लिए करप्शन में वो डूब जाते हैं। जब 18 19 ग्रेड में आते हैं, फिर बच्चों को बाहर पढ़ाना होता है लंदन में और अमेरिका में। फिर उनके पढ़ाने के अंदर फिर वो गरीबों के खून और गर्दनें काटते हैं। अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ा है, लेकिन दिस इज व्हाट द रियल स्टोरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी राइट नाउ, एस्टेब्लिशमेंट। अच्छा साजिद साहब, चेयरमैन नायब आफ्ताब सुल्तान ने इस्तीफा दे दिया और हम देख रहे हैं कि इस्तीफे के साथ ही PTI के कारकुनान की जो अरकान कौमी असम्बली रहे हैं और जो दूसरे PTI के लोग हैं उनकी तलबियाँ शुरू हो गई हैं, जिसमें फवाद चौधरी, शाद महमूद कुरैशी, इमरान खान साहब और उनकी अहलिया दोनों की तलबी जो है वो उसके नोटिस जारी हुए हैं नैब की तरफ से। आप क्या समझते हैं कि आफ्ताब सुल्तान साहब जो हैं वो प्रेशर का शिकार हो रहे थे? वो जब तक वो चेयरमैन नैब रहे हैं उन्होंने किसी को तलब नहीं किया, एहतसाब की कोई चीज जो थी वो सामने नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही वो बदले हैं तो साथ ही ये चीजें भी शुरू हो गई हैं। आप क्या समझते हैं कि जिस तरह अदालतें इन्फ्लुएंस का शिकार है, सियासी इन्फ्लुएंस का, क्या पाकिस्तान का हर इदारा इसका शिकार हो चुका है? देखिए, राजा सुल्तान साहब की मैंने जब हिस्ट्री के बारे में मैं पढ़ता रहा हूँ शुरू से, बड़े वो एक मंझे हुए और बड़े ईमानदार अफसर थे। बल्कि मुझे अभी याद है कि जब सरगोदा में थे तो परवेज मुशर्रफ साहब को उन्होंने बिल्कुल ही टुक हिज स्टैंड, इलेक्शन में उन्होंने स्टैंड लिया और उसके बाद उनको वहां से तब्दील कर दिया गया था। और कई चीजें उन्हें क्रेडिट मिलता है जो अपनी सर्विस के दौरान करते रहे। इज अ वेरी क्वालिफाइड और बहुत ईमानदार अफसर हैं। लेकिन आज मेरे ख्याल में मेरा जो मशवरा होगा कि पाकिस्तान में नैब के इदारे को खत्म कर देना चाहिए। जिस तरीके से मैं ये कहूँगा, जिस तरह नेशनल डिजास्टर आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, उसका कोई फायदा नहीं है। अगले दिन एक चीता निकला है एक रिटायर्ड जनरल साहब का, और हमारे उसके अंदर जो जंगली हवान जो डिपार्टमेंट है वो उसको पकड़ नहीं सका। उनके पास कोई हालात नहीं थे, हालांकि अरबों का बजट है उनको। ये इस तरह के कई डिपार्टमेंट जो है इंक्लूडिंग नैब, इनको खत्म कर देना चाहिए। उसकी वजह ये है ये कोई भी फाल नहीं है, कोई भी ठीक काम नहीं कर रहे। अब नैब के हवाले से जिस तरीके से जस्टिस जावेद जो पिछले थे, और जिस तरीके से वो खातून जो थी तैयबा गुल, जो दिन को पकड़ के प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर हॉस्टेज रखा गया था, मेरा ख्याल उसके बाद इनको पता चल गया इस इंस्टीट्यूशन को खत्म कर देना चाहिए था। लेकिन आज भी इसको, नैब को सिर्फ और सिर्फ सियासी मकासद हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अपोजिशन के खिलाफ। और दिस इज व्हाट द पोजीशन ऑफ नैब मेरे ख्याल में। अब इसके बाद राजा साहब भी बड़े परेशान थे। मैंने उनके जाने की स्टोरियां जो स्पेकुलेशन है मुबैना तौर पे, कंफर्म तो नहीं है, लेकिन उनके ऊपर सुना को प्रेशर था। इसी एक कोई प्लाट की स्टोरी है जिसकी वजह से उन पर प्रेशर था कि वो जो प्लाट खरीदा बेचा गया जिस तरीके से, तो उसके ऊपर वो एक्शन नहीं ले रहे थे या उनके ऊपर प्रेशर था। बल्कि ये भी स्पेकुलेशंस हैं कि वो प्रेशर जो था वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं था। वो पता नहीं अब तीसरी कौन सी एक पावर है जिसकी तरफ से प्रेशर वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। लेकिन मेरे ख्याल में नैब एक इंस्ट्रूमेंट बन के रह चुका है अपोजिशन के खिलाफ। मेरे ख्याल में इसको खत्म कर देना चाहिए। कोई भी इंस्टीट्यूशन इस वक्त पाकिस्तान में, नैब को छोड़ें आप, आपके एक पाकिस्तान के अंदर एक और डिपार्टमेंट भी है एंटी करप्शन, और वो भी करप्शन को ना रोक सकता है बल्कि वो खुद करप्शन में इन्वॉल्व है। तो ये सारी चीजें जो हैं
इन चीजों को रोकना इसलिए चाहिए कि ये गरीब आदमी पे बोझ है, क्योंकि इसके ऊपर खर्चा होता है। गाड़ियां सरकारी सरकारी पेट्रोल हैं, अफसरान हैं, उनके उनकी उनकी शान है, उनके जलसे हैं, उनके प्रोटोकॉल हैं, और ये पाकिस्तान के ऊपर सवाए बोझ के कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल में राया साहब के इस्तीफे के बाद इस वक्त पीटीआई तो सेलिब्रेट कर रही है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दोबारा वो असम्बली में आएंगे। सदर साहब ने जब से इलेक्शन का ऐलान किया है, असम्बली में आएंगे और अगला नैब का जो चेयरमैन है वो अपनी मर्जी, उसमें वो उनकी मर्जी से होगा और वो दे कैन डू द सेम थिंग जो उन्होंने जस्टिस जावेद इकबाल के दौर में किया। लेकिन सैड स्टोरी। और दूसरा, एक तरफ तो उन्होंने जस्टिस जावेद इकबाल को ब्लैकमेल करके फैसले कराते रहे, और दूसरी पार्टी, मैं हैरान हूं, आज तक मैंने किसी जगह पे ये नहीं देखा है कि नैब के केसेस थे, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब जहाज से उतरते हैं, अदालत इंतजार कर रही थी, वहां से उन्होंने जाके हर चीज हलाल कराई, अपनी क्लीन चिट ली और जाके ओथ ले लिया। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब का बच्चा है, वो आता है, अदालतें खुली हैं, इंतजार कर रहे हैं, और वो घंटों के अंदर जो अरबों के केस है वो खत्म है, उन पर जमानते हैं। तो ये सारा एक ड्रामा है, एक चीज है, सारी दुनिया भी देख रही है। 22 करोड़ लोग हैं, उनकी तो आंखें बंद हैं, कान बंद हैं, उनको तो नहीं नजर आ रहा कि हमारा मुस्तकबिल क्या है। लेकिन ये कि दुनिया देख रही है आपको कि आप इस वक्त किस तरीके से बनाना रिपब्लिक जो है वो बने हुए हैं। अच्छा साजिद साहब, आईएमएफ और पाकिस्तान का रिश्ता काफी पुराना है। हम लोग इदारों की भी बात करते हैं कि वो करप्शन के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हैं। आईएमएफ की एक रुकन की तरफ से पाकिस्तान के अमीर तबके के लिए एक मैसेज दिया गया कि अमीर तबका जो है वो टैक्स कलेक्शन में अपना जो है वो किरदार अदा करे, पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करे। क्या ये जो कर्ज लिया जाता है इसकी अदायगी सिर्फ गरीब का खून चूस कर ही अदा होती रहेगी, या इसमें कोई अमीर लोग भी अपना हिस्सा डालेंगे? और हम दूसरी तरफ ये भी देखते हैं कि जो हमारी अपोजिशन है, जो हुकूमत है, उनकी शाह खर्चियां किसी सूरत कम होने का नाम नहीं ले रही है। ब्यूरोक्रेसी की अय्याशियां भी उसी तरह से जारी हैं। कोई भी अपने अखराजात को कम करने की तरफ तवज्जो नहीं दे रहा, और तमाम तर बोझ जो है इन कर्जों का वो गरीब आवाम के ऊपर है। उनके लिए आटा, चीनी, दालें, घी और जो बुनियादी ज़रूरियात है, हत्ता कि जो चाय का दूध है, वो भी उनकी पहुँच से बाहर होता जा रहा है। इतनी महँगाई हो चुकी है। पेट्रोल जो है वो इस वक़्त 300 रुपए लीटर तक पहुँचने की समरी जो है वो इस वक़्त टेबल पर मौजूद है, जिस पे ऊपर किसी भी वक़्त साइन कर दिए जाएँगे और एक मज़ीद जो बोझ है वो वहाँ पर पड़ जाएगा। आप क्या समझते हैं, क्या जो पाकिस्तान का अमीर तबका है, जो हुक्मरान है, उनको पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचना चाहिए? बिल्कुल, मैं इसके साथ बल्कि बताना चाहूंगा कि आईएमएफ ये किस तरह इशराफिया के साथ अटैच है, इशराफिया की शाह खर्चियां हैं, ये क्या है, और आईएमएफ सिर्फ इशराफिया के लिए है। इसमें सिर्फ जो मैं जिस तरह हमेशा आपको ये कहता हूँ, मेरी नजर में 5 से 10 हजार लोग हैं जो इस वक्त पाकिस्तान की जो एलीट, सुपर एलीट जिनको कहा जाए, जिनको आप कह सकते हैं टिम हॉर्टन कम्युनिटी है, जिस तरीके से अगले दिन राजा साहब हैं, को रिटायर्ड जनरल हैं, जिस तरह उनका शेर निकल के उन्होंने एक उस, बल्कि सबसे बड़ी बात है जो उस चीते ने एक बंदे को जख्मी किया, वो मर चुका है, अपनी जिंदगी की बाजी हार चुका है, लेकिन उसके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है वो किसी नामालूम अफराद के बारे में जो एफआईआर दर्ज की गई, अफसोस के साथ। इसके साथ मैं यही कहना चाहूंगा कि आईएमएफ वालों ने तो यहां से कहा है कि प्लीज गरीबों पर टैक्स ना लगाएं, उमरा के लग्जरी आइटम्स के ऊपर टैक्स लगाएं। आईएमएफ ने कहा है, लेकिन मेरे ख्याल में उनको चाहिए ये कंडीशन रखें इनके साथ कि इन आइटम्स के ऊपर टैक्स लगाया जाए, बजाय कि आप ये जब पेट्रोल पे लगाया जाता है तो दर हकीकत जब आप कमोडिटी पेट्रोल के ऊपर खासकर, या बिजली के ऊपर, गैस के ऊपर जब टैक्स लगाते हैं तो वो उससे गरीब का कबाड़ा निकल जाता है। वो एक तूफान आता है सोसाइटी के अंदर, क्योंकि हर चीज ट्रेवल कर रही है पेट्रोल और डीजल पर, और मैन्युफैक्चर हो रही है किससे? बिजली के साथ और गैस के साथ। जब इन 3-4 चीजों को छेड़ा जाता है तो उस वक्त गरीब आदमी खत्म हो जाता है। इस वक्त कोई ऐसे, लेकिन दर हकीकत अब किया क्या जाए कि टैक्सेस और आईएमएफ से डील वर्क करने वाले कौन है? गरीब तो नहीं है, वो वही लोग हैं जो उनके साथ डील करने वाले, उनके साथ मीटिंग्स करने वाले, जो वो एक रूलिंग एलीट का हिस्सा है। वो जो एचिसन कॉलेज के पढ़े हैं, जो हसन अब्दाल के पढ़े हैं, वही आईएमएफ से डील कर रहे हैं, और वो किस तरीके से अपने बच्चों के गले काटे हैं। उन्हें तो डॉलर और पाउंड चाहिए, क्योंकि बच्चे उनके पढ़ रहे हैं सारे के सारे इंग्लैंड और अमेरिका के अंदर। तो उन्हें क्या जरूरत है कि जो गरीब आदमी है, जो मजदूर है, दिहाड़ीदार है, उसके बजट के बारे में सोचें। यही पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया है। अब मैं ये खासकर उसमें ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त जब मैं बल्कि इसके साथ एक ऐड करना चाहूंगा कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 में ये बड़ी खूबसूरती के साथ लिखा गया था कि पाकिस्तान का हर शहरी बराबर है, लेकिन अफसोस के साथ कि कोई बराबर नहीं है।
मेरे ख्याल में इस वक्त 22 करोड़ में से वो 5,000 लोगों को छोड़ 5,000 लोग जो 10,000 लोग हैं उनके ऊपर गद्दारी का आर्टिकल फिट पड़ता है कि वो दूसरी जो मेजॉरिटी या लोग हैं उनके खिलाफ कानून साजी कर रहे हैं, उनकी एडवोकेसी कोई नहीं, उनकी रिप्रेजेंटेशन कोई नहीं की, उनकी आवाज कोई नहीं है, और हमेशा उनको दहशत का ये मैं समझता हूँ दहशत गर्दी का शिकार किया जाता है। मुआशी दहशत गर्दी है ये कि जब आप पेट्रोल और गैस और उसके बाद आप बिजली की प्राइस से बढ़ाते हैं। लेकिन लग्जरी गुड है, जिस तरीके से आप देखें कि मैंने पहले आप इसी प्रोग्राम में बात की है कि एक सीसीपीओ जो है वो 70 करोड़ के घर में रह रहा है, और एक जज साहबान के बारे में एक्विजिशन है कि वो 50 करोड़ का 4 कनाल का डिफेंस में प्लॉट ले रहे हैं, और वर्सेस वो लोग हैं जिनकी 30-30, 25-25 हजार रुपए महीने की तनख्वाह है। तो ये मुआशी दहशत गर्दी नहीं तो और क्या है। अब उसके साथ मैं ये बताना चाहूंगा कि किस तरीके से लूट रहे हैं मुल्क को। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 1.5 लाख सरकारी गाड़ी मौजूद है, 1.5 लाख, जिसकी रिपेयर और जिसका पेट्रोल सरकारी है। आप अंदाजा लगाएं कि 1.5 लाख सरकारी गाड़ी है। और इस वक्त मैं जो दूसरी मैंने अगले दिन एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसके अंदर उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर एक गन क्लब है, वहां पे सारे अमीर लोग जाते हैं, उसके अंदर सरकारी अफसरान जाते हैं। 72 एकड़ जमीन इस्लामाबाद में उनको फ्री दी गई, जी बिल्कुल सही है, अपारा के पास 72 एकड़, और उस पर बिल्कुल फ्री दी गई ताकि जो है आपकी रूलिंग एलीट वहां जाए और गन्स के साथ एंजॉय करे। उसके बाद इस्लामाबाद क्लब है, 244 एकड़ उनको दी गई है, वो भी फ्री दी गई है। बड़ी छोटी सी कोई नॉमिनल सी ₹1 पर एकड़, ये ₹1 पर एकड़ के हिसाब से इस्लामाबाद का वो लीज पे दी गई, 244 एकड़। उसके बाद पाकिस्तान गाफ फेडरेशन है, उनको 150 एकड़ जमीन दी गई है, ₹2.5 पर एकड़ के हिसाब से लीज को। और जो सबसे बड़ा मैं इसमें जब मैं इन बातों पे देखता, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, उन्होंने बताया था कि आपकी रूलिंग एलीट $17.4 बिलियन पर साल वो मरात लेते हैं। ये जो उनको फ्री गैस, फ्री पेट्रोल, फ्री गाड़ियां, फ्री नौकर, ये सारे जो उनके लल्ले तलल्ले हैं, ये $17.4 बिलियन साल का खर्चा है, जो पाकिस्तान के बजट का आधा हिस्सा है। तो आप ये जरा सोचें किस तरीके से, और क्या ख्याल है, ये लोगों को नहीं पता है, सबको पता है। लेकिन पाकिस्तान में मेरा ख्याल, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि कुछ स्कूल हैं वहां पे तैयार किया जाता है, ज्यादातर बच्चे इस वक्त जो पाकिस्तान में ए लेवल ओ लेवल करते हैं ज्यादा, और सारे बच्चे जो इस वक्त एचिसोनियन है, हसन अब्दालियन है, कराची ग्रामर स्कूल के, इनको ज़हनी तौर पे तैयार किया जाता है कि आपने हाउ यू विल पाकिस्तान को लूटना कैसा है। फिर ये जहां से ग्रेजुएट होकर निकलते हैं, जब जाते हैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में, अमेरिका आते हैं, तो फिर वहां से मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरे लूट के जब जाते हैं, सारी तरीके सीख कर इस्लामाबाद या लाहौर एयरपोर्ट, कराची एयरपोर्ट पे उठते ही वो अपनी डिग्रियां फाड़ के साइड पे कर देते हैं और फिर वो लूटने के लिए तैयार हो जाते हैं। साथ मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि पाकिस्तान का इदारा कोई भी अकेला सारी गेम ये नहीं कर सकता। हर ब्यूरोक्रेट के साथ एक सियासतदान होता है, हर ब्यूरोक्रेट के साथ एक ठेकेदार होता है। बिल्कुल इसी तरीके से इसी तरह आपकी एस्टेब्लिशमेंट है, हर एक के साथ जो लोग कई मिठू साथ उनके अटैच होते हैं, और फिर उसको मिलकर वो मियाँ मिठू भी बनाते हैं। लोग पाकिस्तान को लूटते भी हैं और अरबों के हिसाब से लूटते हैं, अरबों के हिसाब से। और मेरा मकसद है कि इस वक्त जो मैं, आप और मैं शाजिया बातें कर रहे हैं, ये पाकिस्तानियों के लिए नई बातें नहीं है, लेकिन बेबस है, बिल्कुल कर कुछ नहीं सकते, बोल नहीं सकते। दिल उनके खून के आंसू रोते हैं, वोट भी देते हैं लाइनों में लगकर, लेकिन वोट देते किसी और को है, जाते किसी और को है, और ये आज से नहीं हो रहा। असल में साजिद साहब, आप एग्री करेंगे कि पाकिस्तान के गुरबा को जो है वो आटा रोटी दाल के पीछे लगाकर उन्होंने जो मेन इश्यूज हैं उनके ऊपर से हटा दिया है। वो सिर्फ अपनी 2 वक्त की रोटी के पीछे भागते हैं, बाकी उन्हें किसी चीज की कोई फिक्र नहीं रह जाती। जी, इस वक्त आप देखें तो आपके ख्वाजा आसिफ साहब कह चुके हैं हम डिफॉल्ट हो चुके हैं। मरियम नवाज कह रही हैं कि ये नून लीग की गवर्नमेंट ही नहीं है, हमारी गवर्नमेंट ही नहीं है, हम तो गवर्नमेंट में नहीं है। उसके बाद सागडार साहब जो है वो किसी और डायरेक्शन में है, मिफ्ता इस्माइल साहब किसी और डायरेक्शन में है, खान साहब जेलें भरने के चक्कर में हैं। और मेरा ये यहाँ पे क्वेश्चन है कि दफा 144 लगा दी गई है, अगर उन्होंने आपको अरेस्ट ना किया तो फिर आप क्या करेंगे?
अगर आप जेल जाना चाहते हैं, जेलों के अंदर खाने पीने का बंदोबस्त ना हो, जितनी महंगाई है, उनके पास इतने पुलिस वाले ना हो, उनके पास जगह ना हो और आपको अरेस्ट करने से इनकार कर दे, फिर आप क्या करेंगे? साजिद साहब, जेल भरो तहरीक तो आपने ज़िक्र कर लिया, लेकिन देखें, जेल भरने के लिए कारकुनों से अपील की जा रही है, जबकि इमरान खान साहब खुद तो अपनी ज़मानत करवा रहे हैं। नहीं, देखें, वो जाएं ना जाएं क्या फर्क पड़ता है। मेरा मकसद है इस वक्त, मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से, वो उन्होंने कहा है कि मैं भी इस तहरीक का हिस्सा बनूंगा। लिस्टें बन चुकी हैं, उनमें कुछ लोग जो हैं वो सारे, शाह महमूद कुरैशी साहब का मैंने इंटरव्यू सुना है कि वो भी अपना इसमें हिस्सा लेंगे, कई और लोग इसमें हिस्सा लेंगे। लेकिन पाकिस्तान आपकी जेल भरो तहरीक के साथ अपने पांव पे खड़ा हो सकेगा? क्या आपको इस वक्त जेल भरो तहरीक की जरूरत है? मैं आज एक और बात, जिस तरह आपने शुरू में कहा था, मैं थोड़ा सा आपका टाइम, आखिरी क्वेश्चन इस पे करना चाहूंगा डिजिटल इंडिया के बारे में। जी, अब जी, बिल्कुल। डिजिटल इंडिया के बारे में रिसेंटली जो सबसे बड़ा जो वहां पे एक स्टेप लिया गया है, यूपीआई, यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस, एक सिस्टम है उनका, और उन्होंने उसको सिंगापुर के साथ अपना कनेक्ट किया है। उसके साथ उन्होंने कनेक्ट किया। मैं आई वाज सरप्राइज्ड कि वो जो यूपीआई सिस्टम है, एक ऐप है, उसके जरिए मुख्तलिफ मुल्कों से पेमेंट जो है दूसरे ममालिक के अंदर जाती है। और इस वक्त जो उनको जो कर रहे हैं, वो इस वक्त इंडिया, भूटान, नेपाल, मलेशिया, सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, ओमान एंड यूरोपियन यूनियन, और इनका 2300 ट्रांजैक्शन पर सेकंड हो रही है यूपीआई। और उसके बाद मंथली वॉल्यूम उनका $6.7 बिलियन। और इसमें और इस वक्त जो सबसे बड़ी बात बताऊंगा, इंडिया का नंबर स्टार्टअप्स में अमेरिका, चाइना के बाद तीसरा नंबर इंडिया का ही है। मेरी ख्वाहिश है आज भी, काश जिन लोगों की हम बातें कर रहे हैं, खान साहब हैं, चाहे मरियम नवाज हैं, चाहे बिलावल भुट्टो हैं, ये डिजिटल पाकिस्तान की बात करते हैं। काश, ये मेरी ख्वाहिश है, क्योंकि तरक्की इसी तरह पॉसिबल थी। मेरी ख्वाहिश थी कि ये इजहार करते कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े स्टार्टअप्स का आगाज होना चाहिए, यहाँ के अंदर कंप्यूटर सिटी बनाना चाहिए, यहाँ एक शहर को जिस तरह सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में बन सकती है, जिस तरह का चेन्नई इंडिया में बन सकता है, हैदराबाद, लाहौर, ये यहाँ पे क्यों नहीं ये सारी चीजें हो सकती? इनको जिहाद की तरबियत, और बार बार ये कहना ये सियासत नहीं जिहाद है, ये अपने अल्फाज चेंज क्यों नहीं करते, अपने डायरेक्शन चेंज क्यों नहीं करते? ये क्यों नहीं कहते कि हम डिजिटल पाकिस्तान की तरफ जाना चाहेंगे? ये यूपीआई के लेवल का अपना कोई ऐसा सिस्टम क्यों नहीं क्रिएट करने के बारे में सोचते, ताकि पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा हो सके? क्या वजह है? अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़ाने वालों, क्या है, आपको क्या इशू है कि आप पाकिस्तान की तरक्की में इंटरेस्टेड नहीं है? आप क्यों, आप 76 साल से, आपके और आपके आबाओ अजदाद जो कि ब्रिटिश एजेंट थे, 76 साल से आप लूट रहे हैं और अपनी जायदादें लंदन और दुबई में बना रहे हैं, तो पाकिस्तान को क्यों नहीं जीने देते? आप 22 करोड़ लोगों को सांस क्यों नहीं लेने देते? ये मैं आज ही खासकर ये यूपीआई में इसलिए आपको बता रहा था कि यूपीआई ने अपनी एक कोलैबोरेशन की है सिंगापुर के साथ। क्यों की है? क्योंकि सिंगापुर में इस वक्त 6.5 लाख भारतीय निजात लोग वहां पे रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, और वहां से जो उनकी रेमिटेंस आती है भारत की चौथे नंबर पे। और इस वक्त जब उन्होंने ये यूपीआई अपनी उनके साथ सिंगापुर पे के साथ अटैच की है, अपने फोन नंबर से पैसे भारत चला जाया करेंगे एक क्लिक के साथ। क्या आपके बच्चे ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड से यहां से जो पढ़ के जाते हैं, आंखों से अंधे हो जाते हैं कि वो जाके पाकिस्तान में डिजिटल पाकिस्तान की बात करने की बजाय जिहाद की ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं? क्या वजह है? मैं खुद इसका जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद है कि आप भी कोशिश करें कि हमें जिहाद की बजाय डिजिटल पाकिस्तान चाहिए। मैं और भी टॉपिक पूछना चाह रही थी, लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे और साजिद साहब को इजाजत दीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक हमें देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।